हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th विज्ञान विषय का पहला चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहला चैप्टर जो आपके होने वाला है वो फसल उत्पादन से संबंधित होगा। उनका प्रबंधन कैसे करना है, इससे संबंधित आपका ये चैप्टर रहेगा। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखा करें, यानी कि पूरा चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक वाइक कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं आज पहला चैप्टर क्लास 8th का। देखो, अध्याय फर्स्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आपको यहाँ पर बूझो और पहेली पूरे चैप्टर का सार समझाने वाले हैं। तो देखो, ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे। ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप भी कहीं खेत वेत में जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे वहाँ पर खुरपी पड़ी हुई है, दराती पड़ी है, बेलचा पड़ा हुआ है, हल पड़ा हुआ है। ये होते क्या है? तो जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। तो यहाँ बूझो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आपने पढ़ा, ठीक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? फिर कहा गया है कि परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के उत्पाद संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर कह रही है, ये पहेली है, वो कह रही है भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियत उत्पाद, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। अब कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंत थे, मतलब इधर उधर भटकते रहते थे, किसी न किसी चीज़ की खोज में, कभी भोजन की खोज में, कभी किसकी खोज में, है ना, इस टाइप से घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास, यानी कि भोजन और रहने के लिए व्यवस्था करते रहते थे। ठीक है, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में जो है खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है ना, जब एक ही किस्म के अगर पौधे हैं किसी बड़े पैमाने पर किसी एक स्थान पर उगाए जा रहे हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप लोग गाँव जाते हैं, सॉरी जैसे कि आप लोग गांव जाते हैं तब आप लोग देखते होंगे रोड पे सरसों के खेत उगे हुए हैं, सरसों के खेत नहीं, सरसों की फसल उगी हुई है खेतों में, है ना, गेहूं की फसल उगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर आप लोग जाते हैं तो यही होता है कि एक साथ क्या हो गया, एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर, है ना, बड़े पैमाने पर उगाए गए हैं, मतलब कि वो फसल है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या है, गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां और फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो ये मौसम के हिसाब से फसलें उगाई जाती है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद आपने देखा होगा कि कोई एरिया है जहाँ पर चावल ही चावल हो रहे हैं, कोई एरिया है जैसे कि वहाँ गेहूँ ही गेहूँ हो रहे हैं, कहीं मक्का ही मक्का हो रही है। तो ऐसे मौसम के हिसाब से और जहाँ जो टेम्परेचर है उस हिसाब से यहाँ पर जो क्या किया जाता है, फसलें उगाई जाती है।
इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। दो वर्ग कौन कौन से हैं? ऐसे तो तीन वर्ग होते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो खरीफ की फसल की, खरीफ रबी मेन है, जायद की फसल भी होती है, पर यहाँ पर किताब के हिसाब से दो वर्गों में ही बांटा गया है। ठीक है। अगर आप 8वीं के स्टूडेंट हैं तो दो प्रकार से बताना है, और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंपटीशन का जो स्तर है उसी के हिसाब से आपको दो या तीन प्रकार से फसल बता सकते हो। ठीक है। खरीफ की फसल की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप लोगों ने देखा होगा जब बरसात होती है ना, वही होती है खरीफ की फसल। उस टाइम जो भी बोया जाता है वो सब खरीफ की फसल होती है। ठीक है। देखो, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती है ना, बस उसी टाइम खरीफ की फसलें बोई जाती है ना। जब छुट्टियां पड़ती है उसके जस्ट बाद जो बारिश स्टार्ट होती है उसी में खरीफ की फसल बोई जाती है। तो जून से सितंबर का महीना रहता है, ये आपको याद रखना है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या है? खरीफ की फसलें हैं। तो आपके ये क्वेश्चन आते हैं, खरीफ के फसल के दो उदाहरण, रबी की फसल के दो उदाहरण। तो खरीफ की फसल के दो उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? दो की जगह बहुत सारे हैं, तो आप लोग देख लो। धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है। ठीक है। अब रबी की फसल की बात करते हैं। रबी की फसल जो है आपके सर्दी का जो मौसम चलता है उसी में, अभी आप लोग देखेंगे तो ये क्या चल रहा है, ये रबी की फसल का ही मौसम है। और जब होली आती है उस टाइम रबी की फसल को क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। लगभग लगभग कटने स्टार्ट हो जाती है मार्च तक। तो रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। ये अक्टूबर में तो बोई जाती है और मार्च तक इनको काट लिया जाता है। ये कौन कौन सी होती है? जैसे कि गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों, अलसी रबी की फसल के ही उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है, यानी कि गर्मी में उगाई जाती है। दालें होगी, सब्जियां होगी, जायद की फसलें होगी, वो सब काम कब आती है? जब आपकी छुट्टियां रहती है ना उस टाइम। और छुट्टियों के बाद जो फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है। स्कूल की जब छुट्टियां पड़ती है बड़े दिनों की, तब आपकी जायद की फसल लगी होती है। जब लू चलती है, समझ रहे हो, तो उस टाइम जायद की फसल होती है, जैसे कि ककड़ी हो गई, है ना, खीरा हो गए, तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, ये जायद की फसल है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है ना। और उसके बाद जो फसल बोई जाएगी वो खरीफ की फसल है, और जो सर्दी का मौसम आता है उसमें रबी की फसल। अब देखो, आधारित फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? जो धान रहता है चावल, उसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? देखो, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। जब बरसात होगी तभी ये चावल उगाते हैं, क्योंकि बारिश चावल की जो फसल है उसको पानी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। ठीक। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कई कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। अब आगे हम कृषि पद्धतियाँ पढ़ेंगे, तो इनमें जो मोटे मोटे तौर पर चीज़ें होती है, जैसे पहले तो सबसे पहले क्या करते हो आप? फसल उगाने के लिए या पौधे उगाने के लिए क्या करोगे? मिट्टी तैयार करोगे, फिर उसकी बुआई करोगे, फिर उसमें खाद वाद दोगे ताकि वो ग्रो करे, आगे बढ़े। फिर सिंचाई कर दोगे, मतलब पानी दोगे। फिर खरपतवार से सुरक्षा करोगे, मतलब जो आसपास पेड़ पौधे उगे हैं उन्हें हटा दोगे, अनावश्यक जो है। ठीक है। फिर कटाई कर दोगे उसकी, और फिर क्या होगा? उससे जो फसल प्राप्त होगी उसका क्या कर लोगे? भंडारण कर लोगे। ठीक है। चलिए इन टॉपिकों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और इसे पाला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुआ, देखा होगा आपने, अंडोले भी कहते हैं उसको, केंचुआ, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं। क्योंकि ये मित्र क्यों हो गए? मित्र वही होता है जो आप लोगों को फायदा दे रहा हो। अब केंचुए क्या करते हैं? जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको खा पी के वहाँ पर क्या कर देते हैं? खाद बना देते हैं। अब वो खाद क्या है? फसल के लिए आवश्यक है, फसल को अच्छा
उत्पादन देता है, मतलब कि किसानों को अच्छा उत्पादन देता है, फसल ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा पैदावार होगी। तो इस वजह से क्या हो गया, केंचुआ क्या हो गया यहाँ पर, किसानों का मित्र हो गया। और जो नुकसान पहुंचा रहे हैं चूहे हुए वो किसानों के दुश्मन हो गए। ठीक, जीव किसान के मित्र मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला कर देते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना, पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप लोगों ने देखा होगा, जब किसान खाद वाद देता है, कुछ भी करता है, तो मिट्टी में या फिर उलटता पलटता है, तो क्यों उलटता पलटता है? जब खाद वाद देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, अगले दिन ही मिट्टी की दूसरी परत चढ़ जाती है, क्योंकि हवा चलती है तो उस खाद के ऊपर क्या हो गया, परत चढ़ गई। कभी बरसात आ जाती है तो वो परत चढ़ जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इस वजह से क्या करता है किसान, उसको उलटता है, पलटता है, तो वो क्या हो जाता है, जो नीचे का मटेरियल है ना वो ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आने के बाद जैसे ही पौधा उगेगा तो उसको क्या होगा, पोषण अच्छा मिलेगा, तो वो वृद्धि अच्छे से करेगा। इस वजह से क्या होता है, उलटना पलटना होता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है जुताई के बारे में कि जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने, पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। नॉर्मल सा प्रोसेस है, जो आपके खेत में मिट्टी है ना उसको उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, है ना, समतल कर रहे हैं कि इधर उधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो उलटना पलटना पोला करना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। जो हल आपने देखे होंगे, पहले लकड़ी के हल होते थे और आगे लोहे की राड लगी हुई रहती थी उसमें, तो वो हल होते हैं। हल लकड़ी, अभी तो ट्रैक्टरों का यूज़ किया जाता है। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाता है और बुआई से पहले खाद खेत में पानी दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कृषि औजारों की, ये क्या क्या यूज होता है खेती करते टाइम। कृषि औजार, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल हो गया जो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है ना। बहुत सारी बार वो ट्रैक्टर वाली गाड़ी आती है जिसमें पीछे हल वल लगे रहते हैं, या फिर आपकी जो बैलगाड़ी से भी हल कर लेते हैं। कुदाली हो गई, कुदाली आप लोग समझ रहे होंगे, मिट्टी को उलट रहे हैं उससे। कल्टीवेटर हो गया, इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यह हल आपको दिख रहे होंगे, है ना, ये हल बैल गाड़ी में लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर देखो ये हल का जो लंबा सा डंडा है उसको कहेंगे हल शिफ्ट, और ये जो आगे लगा हुआ होगा उसको कहेंगे फाल, ठीक है, जो कि लोहे का लगा रहता है। अब बात करते हैं हल की। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, खरपतवार मतलब जो पौधे फसल के साथ अनावश्यक उग जाते हैं, जो बिना काम के रहते हैं, बहुत सारे काम के भी रहते हैं, जैसे बथुआ हो गया उसको खा लेते हैं ना, वो खरपतवार ही है। जो फसल को नुकसान करें, ऐसे खरपतवार ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार, जो अनावश्यक रहते हैं। मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से भी खींचा जाता है। इनमें लोहे की मजबूती तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग जो है लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हल सेप्ट। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। किसकी, देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब देखो कुदाली, नाम तो आपने सुना ही होगा कुदाली का। यह एक सरल औजार है सॉरी
कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट ये कुदाली आप लोग देख सकते हैं, लकड़ी का लगा होता है और मुड़ी प्लेट रहती है लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब हम बात करेंगे कल्टीवेटर की। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम यानी कि जो आपकी मेहनत है और समय दोनों की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। इस टाइप से ये कल्टीवेटर, ये देखो ये दिख गया होगा आपको, ये होता है कल्टीवेटर। अब बुआई की बात कर लेते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाली बीजों को प्राथमिकता देता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बीजों का चयन कैसे करें। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ दिन पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। ठीक, तो यहाँ अपन एक क्रियाकलाप करेंगे। देखो, एक बिक्कर लेंगे, मतलब कि एक पतीला टाइप में पात्र लेना है। इसे पानी से आपको आधा भरना है। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाना है। कुछ समय पश्चात प्रतीक्षा करनी है आपको। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर भारी होंगे तो नीचे पेंदे में बैठ जाएंगे, है ना, और जो हल्के होंगे वो ऊपर तैरने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो, क्षतिग्रस्त बीज यानी कि जो खोखले बीज रहते हैं वो तो ऊपर आ जाएंगे और जो पूरे भरे हुए बीज हैं गेहूं के वो नीचे बैठ जाएंगे। सीधी सी बात है। क्षतिग्रस्त बीज यानी कि खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं और ये पानी में तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर, मतलब आपने देखा होगा ट्रैक्टर में कीप नुमा लगा रहता है जब बुआई की जाती है, तो है ना, उस टाइप का कुछ कल्टीवेटर वगैरह रहते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों की कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं। ये देखो इस टाइप से, ये तो ये हल है, हल में ये देखो यहाँ पर कीप लग रही होगी। इस कीप में बीज डालते हैं तो एक दो बीज यहाँ पर लग जाते हैं लाइन से। तो यह है पारंपरिक तरीका। और अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो सीड ड्रिल की सहायता से यहाँ पर जो है इस पूरे में भर दिया जाता है पिंक में गेहूँ और इस टाइप से ये निकाल के डाल देते हैं। सीड ड्रिल की बात कर लेते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों की पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी कि नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैली में रखे गए हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधों में पौधशाला उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। अब बात करेंगे खाद और उर्वरक मिलाना। कैसे खाद और उर्वरक मिलाते हैं? देखो, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं और यह प्रक्रम कहलाता है खाद देना। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं।
खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को, यानी कि जो जंतु अपशिष्ट होते हैं उनको एक गड्ढे में डालते जाते हैं। और इसका अब आपने गांव में देखा होगा, एक साइड में आपके रेवड़ा भी बोलते हैं अगर देसी भाषा में बात करें तो, या फिर जो है वो वहाँ पर जो भी गाय गोबर कर देती है, गाय भैंस गोबर करती है तो उसको डाला जाता है एक खड्डा खोद के, तो उसमें क्या होता है, खाद बन जाती है, देसी खाद। किसान पादप और जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कक्षा जो है आपने 6 में भी वर्मी कंपोस्टिंग और केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। नहीं पढ़ा हो तो आप प्ले लिस्ट में देख लेना, मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। क्रियाकलाप 1.2, मूंग और चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र आपको लेने हैं। ABC उन पर लिख देना है। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलानी है। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेनी है और इसमें यूरिया मिलानी है। गिलास सी में कुछ मिट्टी लेकर बिना कुछ मिलाए आपको रखना है। अब देखो, एक में तो आपने क्या कर दिया, एक गिलास में तो पानी और देसी खाद मिला दी, एक में क्या करा, पानी और यूरिया मिला दिया, और एक में क्या कर दिया, पानी और कुछ भी नहीं मिलाया। ठीक, अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को आपको नोट करना है। क्या करना है, इनकी वृद्धि को नोट करना है। ये देखो इस टाइप से। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? बिल्कुल नहीं है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और बड़े स्केल पर होता है। ठीक है, उर्वरक के कुछ उदाहरण है जैसे कि यूरिया है, पोटेशियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK है। इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। देखो अभी क्या होता है, फसल की ज़्यादा पैदावार हर चीज़ में आदमी को लालच हो गया, तो क्या करता है, यूरिया डालता है भर भर के गेहूँ की फसल में। तो यूरिया डालने से आप लोग देखेंगे कि जब भी उसका भोजन किया जाता है तो कभी पेट में गड़बड़ हो जाती है, कभी माथे के बाल उड़ रहे हैं, है ना, कभी क्या हो रहा है, कभी अपंगता आ रही है। ये चीज़ें किससे हो रही है? ज़्यादा मात्रा में यूरिया से लहू, यानी कि यूरिया से लोथ प्रोथ जो भी आपकी फसल है उसके उत्पादन से। अब पहले क्या होता था, देसी गोबर की जो खाद थी उसका यूज किया जाता था। फसलें कम होती थी, पैदावार तो कम होती थी, पर शुद्ध भोजन यहाँ पर मिलता था, तो उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। पर अभी क्या है, यूरिया केमिकल आप लोगों को मिलता है। ठीक है ना, तो पैदावार तो काफ़ी अच्छी होती है, पर वही है, नुकसान भी बहुत है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता जो रहती है वो भी कम हो जाती है और यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जो जैविक खाद है, जो देसी खाद है, जो गोबर की खाद है, उसका उपयोग करना चाहिए। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है, जैसे अभी आपने गेहूं बो दिए, फिर अगली सीजन आया उसमें आपने कुछ और बो दिया, सोयाबीन बो दी, फिर अगला सीजन आया आपने कुछ काकड़ियों के पौधे लगा दिए। इस टाइप से प्रोग्राम चलता रहता है, घूमता रहता है, तो उसे कहते हैं फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों, लेग्यूमिनस कुल होता है जिसमें फलीदार पौधे होते हैं, कि जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है और जो क्या करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। यह क्वेश्चन बहुत सारी बार प्रतियोगी परीक्षा, रीट, पीट, RPSC वगैरह इनों में आया हुआ है, तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। अब देखो उर्वरक और खाद में अंतर। जो 8वीं बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है? उर्वरक तो होते हैं एक मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, सीधी सी बात है।
और खाद क्या होता है, ये प्राकृतिक होते हैं, जो गोबर खाद, गोबर, पौधों के जो अपशिष्ट हैं उन्हों से बनते हैं। उर्वरक का जो उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में होगा और ये क्या होगा, खेतों में बनाई जाती है। अगर हम बात करें उर्वरक की, तो उर्वरक मिट्टी से क्या करता है, ह्यूमस प्राप्त नहीं करता, जबकि जो खाद है वो ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त करती है। उर्वरक की बात करें तो पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में मिलते हैं, है ना, केमिकल। इधर खाद में क्या होता है, खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम मिलते हैं। अब बात करते हैं सारणी 1.1 में उर्वरक और खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। अब खाद के लाभ पढ़ते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी जो है भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, गैस विनिमय सरलता से होगा। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक मित्र जीवाणु समझ के ना, केंचुए वगैरह की। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब हम बात करेंगे सिंचाई की। सिंचाई मतलब जल देना। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिनके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि पौधे को पानी दोगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय और बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु से भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी और पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? देखो, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए। अब देखो, बात करते हैं सिंचाई के स्रोत की, यानी कि जिनसे आप लोग जल दे सकते हो फसल को। तो कुएं हैं, जलकूप, यानी कि जो आपके ट्यूबवेल रहती है उसको जलकूप भी कहते हैं, नलकूप भी कहते हैं, जलकूप भी कहते हैं। तालाब या झील, नदियाँ हैं, बांध है, ठीक है, नहर है, इत्यादि जल की क्या है, प्रमुख स्रोत है। ये देखो, यहाँ पर आपको देसी कल्चर में अगर हम बात करें तो मोट दिख रही होगी। यह मोट भी पानी देने के ही काम आती है फसल को। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीकों की अगर हम बात करें तो कुआं, झीलों, नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के लिए तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? जैसे मोट, गिरनी की सहायता से भी क्या होता है, फसल को सिंचाई की जाती है। चेन पंप है, ढेकली है, रहट यानी कि उत्तोलक है ना, इस टाइप से आपके ये होते हैं। ये देखो, पहले में देखो मोट का चित्र आपको दिखा, गिरनी का, फिर यहाँ पर चेन पंप आपको दिख गया होगा, फिर ढेकली दिख रही होगी 1.4 में, है ना, और ये है रहट जिसे बैल घुमाता है और पानी जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां। वो तो थी पारंपरिक विधियां यानी कि पुरानी विधियां। अब यहाँ पर आधुनिक विधियां, जो नई मॉडर्न विधियां हैं, उसकी बात। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न हैं, जैसे कि छिड़काव तंत्र, है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र। इस विधि छिड़काव तंत्र का चित्र आप लोग देखो, इस टाइप से छिड़काव होता है। ठीक है, देखो, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए, यानी कि भूमि अगर आपकी समतल नहीं है, असमतल है, तो यहाँ पर इसका छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर नोजल लगे हुए हैं, ये घूमने वाले नोजल है ना, नोजल लगे होते हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जिसे वर्षा हो रही हो, है ना, फुहारे टाइप में ना। छिड़काव लोन, कॉफ़ी की खेती, कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद आता है ड्रिप तंत्र। पहला था छिड़काव तंत्र, दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ये देखो, ये ड्रिप तंत्र है। इसमें क्या है, नीचे लगा होता है सब कुछ, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फसलों, पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका होता है। इससे पौधे की बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है।
खरपतवार से सुरक्षा कैसे करनी है उसकी बात करते हैं। तो बूझो पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए। उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग गए। जैसे मैंने कहा, गेहूं की जब फसल उगाई जाती है तो आप लोगों के लिए बथुआ भी घर से लेकर आते हैं, खेत से लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो बथुआ खरपतवार ही होता है, पर वो नुकसान नहीं करता, ठीक है। कुछ खरपतवार नुकसान करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? देखो, खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जो है उनको हटाने की जो खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई। क्या कहेंगे? जो भी खरपतवार आप हटा रहे हैं उसको कहेंगे निराई। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी मदद डालते हैं क्योंकि वो उसी फसल के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कि उसका कोई रिलेटिव हो, समझ रहे हो, तो वो कटने में उसके साथ ही कटेगा। तथा मनुष्य और पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है, ठीक है। खुरपी और हैरो की सहायता से ही खरपतवार हटाने का काम किया जाता है। अब देखो, खरपतवार आप लोग रसायन से भी हटा सकते हो, केमिकल से भी हटा सकते हो, तो उसे कहेंगे खरपतवार नाशी। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D 2 है, 4D है। खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी कि फुहारा की सहायता से खेत में छिड़का जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें पीछे की तरफ में इसमें खरपतवार की दवा भर ली और यहाँ पर देखो छिड़क रहा है। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इनको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? अब आप इस व्यक्ति को देखो, इसने मुंह बांध रखा है। क्यों? क्योंकि इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये तो केमिकल है और ये जहरीला है, ठीक है ना। तो देखो, जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब बात करेंगे कटाई की। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने लग सकता है। हमारे देश में दराती, ये देखो दांतली जिसको बोलते हैं, दराती बोलते हैं, दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन, देखो यहाँ पर ये कॉम्बाइन मशीन, पंजाबी लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, हरियाणा पंजाब में, ठीक है, द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक, यानी कि अनाज के दाने को फटक की सहायता से भी यहाँ पर जो है फटक कर यानी कि विलोइंग कर भी यहाँ पर निकालते हैं। देखो यहाँ पर ये मशीन कंबाइन दिख गया आपको, है ना। यहाँ पर देखो, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिनको किसान क्या करते हैं, जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित हैं। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होगा, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये विलोइंग है। विलोइंग मशीन होती है जिसमें क्या होता है कि आपका अनाज एक तरफ हो जाएगा, भूसा एक तरफ हो जाएगा। थ्रेसर की तरह ही काम करती है, पर पुरानी टाइप की है। अभी थ्रेसर यूज में लिए जाते हैं, मशीनें यूज में ली जाती है। अब देखो, कटाई पर्व की बात करते हैं। तो ये जो कटाई का टाइम होता है, उस टाइम पर कई प्रकार के त्यौहार आते हैं। उनमें से विशेष त्यौहारों की यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखो, 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसान के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचरित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षा उल्लास और खुशी का होता है। पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं।
कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल हो गया, वैशाखी, होली, दिवाली, नबन्या, बिहू ये जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे भंडारण की। अब जब कटाई होगी तो उसको कहीं ना कहीं तो रखना होगा, तो उसके लिए क्या होता है, भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया हो तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, यानी कि खाने लायक नहीं बचते हैं। अगर कोई जीव उसमें घुस गया है, कीड़े मकोड़े हो गए तो। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, ठीक है ना, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है, यानी कि अच्छे से सूख जाएंगे तो उनमें कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे। इससे उनकी कीड़ पीड़ को, जीवाणु, कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल का उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, बोरियां तो देखी होगी आपने, जूट की होती है वो, जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमानों पर भंडारण साइलो और भंडारण घरों में किया जाता है, जिससे उनका, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते हुए देखा, मुझे आश्चर्य हुआ क्यों। तो देखो, साइलो और भंडारण घरों में किया जाता है, जिससे उनका, ये देखो, ये होते हैं अनाज भंडारण हेतु साइलो बड़े स्केल पर, और ये होते हैं भंडारण। पीड़ को जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए उसमें क्या करते हैं, नीम की पत्तियां रख दी। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडारण घरों में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जंतुओं से भोजन। अब दूध जो है किस किस से होता है प्राप्त, गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँट से, ये आप लोग खुद बढ़ लीजिएगा। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, ठीक। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, जैसे कि बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फॉर्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर होगा तो उसे कहेंगे पशुपालन, ठीक। मछली स्वास्थ्य के लिए आहार अच्छा है, ठीक है। हमें मछली से कोल्ड लीवर तेल मिलता है, जिसे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो प्रमुख शब्द यूज हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिख गए होंगे। कृषि पद्धतियाँ हैं, पशुपालन है, फसल, उर्वरक, भंडारण गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार, खरपतवारनाशी, फटकना। अब देखो, इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ना वो पढ़ते हैं। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है, ठीक। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे 3 होती है, पर यहाँ 2 ही बताया गया है, खरीफ और रबी, और एक और होती है जायद, ठीक। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल और पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद और उर्वरक के रूप में किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों और पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करना, क्योंकि इनों से ही आपकी जो है प्रैक्टिस होगी और इसी से पता चलेगा कि आपको चैप्टर समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और भी इसकी वीडियो आएंगी लगातार, ठीक है ना। एक दो दिन के गैप में लगातार भी आ सकते हैं, एक दो दिन के गैप में भी आ सकते हैं। तो आप लोग पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। स्पीड पर देखना चाहते हैं तो स्पीड पर सुन लें, पढ़ लें, देख लें, ठीक है। और प्लेलिस्ट बन जाएगी इसकी भी। और पुराने जो 7th 8th 6th क्लास के जो भी आपके रीट में RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनमें आती है, तो ज़रूर आप लोग अच्छे से
रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।